मॉडल अगर मुझे पसंद आ जाता था तो वो मॉडल ही उनके पास ड्राइव टेस्टिंग के लिए नहीं होता था। रादर देन चार्जिंग पॉइंट यहाँ लगाते, अगर आप इसको आगे लगा देते, एक तो वेंटिलेटेड सीट्स का मुझे बहुत अच्छा फीचर लगा है, दूसरा इसका ऑटो होल्ड वाला फंक्शन मुझे काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद लगा है। अगर आप सर्किट से होते हुए इधर पीछे जा रही हैं, आप ध्यान से देखें, ये वायर्स उधर पीछे चली गई हैं जहाँ पे हमने चार्जिंग लगानी है, इसलिए आप मानोगे नहीं, मेरा सारा का सारा मूड ईवी की तरफ शिफ्ट हो गया ओनली ड्यू टू। और अगर आप ब्रेक भी लगाओगे चलती गाड़ी में तब भी आपका रीजन मोड ऑटोमेटिक थर्ड मोड तक चला जाएगा अगर आपने रीजन 1 भी सिलेक्ट किया हुआ है, लेकिन इसके शू पैड नहीं यूज होंगे। हेलो फ्रेंड्स, होप आप अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं अपनी गाड़ी का अपना रिव्यू आपको गाड़ी के बारे में दूंगा कि 4 महीने हो चुके हैं मुझे गाड़ी लिए हुए, और इन 4 महीनों में मैंने गाड़ी चला के इस पे कुछ एक्सपेरिमेंट भी किए हैं जो कि आपको मैंने दिखाए हैं, प्लस क्या क्या मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा इस ईवी के बारे में वो मैं आपको बताऊंगा। और कुछ एक चीज़ें जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ शायद वो आपको अभी तक किसी ने ना बताई हो। सबसे पहले आप ये बताएं कि आपने ईवी ही क्यों सिलेक्ट की। देखिए, मेरे पास इस गाड़ी से पहले होंडा सिटी और फोर्ड फिगो थी, तो मेरे को कोई गाड़ी चाहिए थी जो कि ऑटोमेटिक गाड़ी चाहिए थी जो डीजल में हो। मेरा ज़्यादा ड्राइव सिटी के अंदर होता था जहाँ बहुत ज़्यादा रश होता था, तो मैं एक दो डीलर्स के पास गाड़ी देखने गया, जैसे हुंडई, क्रेटा, एमजी, 3-4 शोरूम्स पे जब मैंने गाड़ी देखी तो जो मैंने गाड़ी अपने दिमाग में लगा रखी थी वो गाड़ी वहाँ पे अवेलेबल नहीं थी, और उसकी वेटिंग अराउंड 6 to 8 मंथ्स थी। प्लस एक पर्टिकुलर मॉडल अगर मुझे पसंद आ जाता था तो वो मॉडल ही उनके पास ड्राइव टेस्टिंग के लिए नहीं होता था। तो एक सबसे बड़ा नेगेटिव फैक्टर यही होता है कि जब आप गाड़ी लेने जाते हो, आपने जो गाड़ी पहले से ही दिमाग में बिठाई होती है वो गाड़ी अगर आप ड्राइव टेस्ट ही ना करो तो आप गाड़ी कैसे लोगे, इतना पैसा आपने खर्चना है, क्यों खर्चोगे। तो एक दिन वैसे ही मैं टाटा मोटर्स के शोरूम चला गया, तो मैंने वहाँ ईवी खड़ी देखी और मैंने ईवी पे ड्राइव टेस्ट लिया। जैसे ही मैंने ईवी का ड्राइव टेस्ट लिया, आप मानोगे नहीं, मेरा सारा का सारा मूड ईवी की तरफ शिफ्ट हो गया ओनली ड्यू टू ईज ऑफ ड्राइव। तो फीचर्स की बात करें, सबसे अच्छा फीचर कौन सा लगा आपको इस गाड़ी के अंदर? देखिए, जैसे कि मैं आपसे पहले ही बता चुका हूँ आपको कि एक तो वेंटिलेटेड सीट्स का मुझे बहुत अच्छा फीचर लगा है, दूसरा इसका ऑटो होल्ड वाला फंक्शन मुझे काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद लगा है अगर आप सिटी के अंदर गाड़ी चला रहे हो। और अगर फीचर की बात करें तो ये एक इसका कैबिन एयर क्वालिटी AQA लेवल जो ये इम्प्रूव करता है। अभी जैसे आप देखें, मैं पंजाब में चंडीगढ़ में बैठा हूँ। चंडीगढ़ कहने के लिए बहुत साफ़ सुथरा शहर है। मैं चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास खड़ा हूँ, ये शूट कर रहा हूँ, और AQI लेवल आप देखें 368, 67, 68 दिखा रहा है। जबकि अगर मैं इसका AC 10 मिनट के लिए ऑन करूँ, जो कि अभी आपको ऑन करके दिखाऊँ, इसका AQI लेवल आप चेक करना। देखिए, अब देखिए कैसे इसकी एयर क्वालिटी है जो धीरे धीरे इम्प्रूव हो रही है। अब देखिए आप, एयर क्वालिटी इसकी 90 के करीब पहुंच चुकी है, और विद इन 5 मिनट से ये 367 से 90 पहुंच चुकी है, जो कि बहुत बड़ी बात है। और एक इसका मैं फीचर बताना चाहता हूं, जैसे कि ये ऑटो डिमिंग ORVM है जो कि इस रेंज की गाड़ी में मुझे मिल रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। एक इसमें वायरलेस चार्जर की ऑप्शन मुझे बहुत अच्छी लगी है, जो कि आपको कोई टेंशन नहीं रहती जब भी आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं आपको किसी केबल वगैरह कैरी करने की या चार्जर कैरी करने की। अच्छा, तो अभी आपने सारे इसके पॉजिटिव पॉइंट्स तो बता दिए हैं, और नेगेटिव पॉइंट्स भी कौन कौन से लगे आप ये भी बता दें। देखिए, गाड़ी के बारे में आपको एक चीज़ बता दूं कि कोई भी चीज़ अगर नई मार्केट में आती है या उस पर R&D होती है, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो उसके पॉजिटिव के साथ साथ कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी होंगे। तो जो सबसे बड़ा फैक्टर है जो मुझे लग रहा है आज की डेट में, इसकी रेंज आपको कहने के लिए एज़ पर ARI 430 किलोमीटर्स तक भी देते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये आपको 250 से 300 किलोमीटर की ही रेंज देगी गाड़ी। अगर मैं सिटी में चला रहा हूँ तो मुझे 300 किलोमीटर तक रेंज इसकी मिल सकती है विद AC।
और हाईवे पे अगर मैं चलाता हूँ विद एसी तो इसकी रेंज मुझे अराउंड 270 260 डिपेंड्स ऑन माय ड्राइव, इतनी ही रेंज मिलेगी। तो ये एक तरह का बहुत ही बड़ा नेगेटिव पॉइंट हो जाता है जब आपने कहीं आउटडोर पे जाना है या आपकी गाड़ी ज़्यादा आउटडोर में चलनी है, तो आपके लिए ये नेगेटिव पॉइंट माना जाएगा। और इसका सबसे बड़ा जो मुझे लग रहा है नेगेटिव पॉइंट ही कह सकता हूँ मैं उसको, बिकॉज अगर सपोज आप हाईवे पे जा रहे हो और आपकी गाड़ी में कोई भी किसी किस्म का फॉल्ट आ गया है तो आप वहीं फंस जाओगे। फंस जाओगे का मतलब है कि मेरे पास अगर दूसरी गाड़ी है, डीजल या पेट्रोल या सीएनजी वाली भी गाड़ी हो, तो मैं गाड़ी को कहीं भी रोक के किसी लोकल मैकेनिक से ठीक करवा के अपने घर तक पहुंच सकता हूं या वर्कशॉप तक ले जा सकता हूं। लेकिन इस गाड़ी को कोई भी मैकेनिक हाथ नहीं लगाएगा अनलेस अनटिल आप ऑथोराइज सर्विस सेंटर पे जाओगे, तब आपकी गाड़ी चलने लायक होगी। इट मीन्स अगर आपकी गाड़ी कहीं रास्ते में खराब हो जाती है तो गाड़ी वहीं से टो करके हमें सर्विस सेंटर पे लेके जानी पड़ेगी। ये बहुत ही बड़ा नेगेटिव फैक्टर होता है अगर आप कहीं हाईवेज पे ज़्यादा आते जाते हो तो। और इसके फास्ट चार्जर्स की जो अवेलेबिलिटी है उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, मैंने ये गाड़ी अराउंड चंडीगढ़ टू जयपुर का सबसे बड़ा ट्रिप निकाला था रिसेंटली लास्ट मंथ। तो मैंने पहले ही प्लान कर लिया था कि मैंने किस किस जगह पे गाड़ी को चार्ज करना है, वापसी पे कहाँ कहाँ पे चार्ज करना है। तो सबसे पहली तो बात यह है कि आप कभी भी श्योर शॉट होके ना चलो घर से कि आपकी गाड़ी अगर आपने 500 किलोमीटर जाना है तो आप 200 किलोमीटर पे चार्ज कर लोगे, फिर 100 किलोमीटर पे कर लोगे। रीज़न बीइंग आपको चार्जर बहुत दिखेंगे। आप एक सॉफ्टवेयर ऐप होता है प्लग शेयर में जाएं, वहाँ पे आपको तकरीबन 80 to 90% जितने चार्जर इंडिया में लगे हुए हैं सारे के सारे वहाँ पर लोकेशंस दिखा देता है, आप चूज करके देख सकते हो। लेकिन वो वर्किंग भी दिखाएंगे, आप जब जाओगे तो आपको उनमें प्रॉब्लम दिखेगी कि वो काम नहीं कर रहे। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैं जब जयपुर से चंडीगढ़ वापस आ रहा था, करनाल के पास मुझे एक चार्जर है जो कि काफ़ी अच्छी स्थिति में दिखा रहा था कि वो चलेगा। एक चार्जर पर मैं गया, वहाँ पर पावर चली गई थी, वो नहीं चल रहा था। उसके साथ ही दूसरी जगह गया तो वहाँ पे दो गाड़ियाँ ऑलरेडी चार्जिंग स्टेशन पे लगी हुई थी और उसको कम से कम 1 घंटा और लगना था, बिकॉज वो अभी अभी लगी थी जब मैं पहुँचा। तो मेरे को 1 घंटा और वेट करनी पड़ी। तो मैं ये कहता हूँ कि अभी चार्जर्स की अवेलेबिलिटी बहुत कम है। ये नेगेटिव पॉइंट मैं नहीं गिनूंगा, बट हाँ, इसकी अवेलेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा कम है। तो आपको अगर हाईवे पे जाना है, बहुत सोच समझ के जाना चाहिए, पर्टिकुलरली नॉर्थ एरिया। दिल्ली छोड़ दें आप, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, J&K, इस साइड में अभी अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है। तो इसको 2-3 साल लगेंगे, उसके बाद हमें ये स्मूथनेस इसमें दिखेगी। और एक बात आपसे करना चाहूँगा कि मैंने अब तक जितने भी डीसी चार्जर हाईवे पे यूज़ किए हैं उसमें से सबसे अच्छा रिजल्ट, जो सबसे अच्छा स्टेटस मुझे दिखा था, वो स्टैटिक के चार्जर होते हैं। जहाँ भी स्टैटिक का चार्जर आपको दिख रहा है प्लग शेयर ऐप पे, वहाँ आप 99% चांसेस है कि वो चलेगा और उसका स्टेटस हमेशा अपडेटेड होता है। विज़ा मैंने टाटा के चार्जर का तो बहुत बुरा हाल है जी। मैं जहाँ भी गया हूँ टाटा का चार्जर वहाँ पे शो करता है ऐप में कि इट्स ओके, वर्किंग कंडीशन में शो करता है, लेकिन जब एक्चुअली वहाँ पे जाके मैं उसको यूज़ करता हूँ तो वो बंद रहते हैं। ऐसे ही कई कंपनी के BHEL के चार्जर लगे हुए हैं और फोर्टम के चार्जर, यस फोर्टम के भी अच्छे काम करते हैं, लेकिन सबसे अच्छा स्टैटिक मैं कहूँगा कि स्टैटिक के चार्जर पे आप 99% भरोसा कर सकते हैं। आपको इस ईवी में कौन से पॉइंट्स जो कि सरप्राइजिंग लगे हैं? जी हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। कुछ ऐसी फैक्टर्स हैं, जैसे नंबर 1, जब इसकी ब्रेकिंग लगती है गाड़ी की, तो ये रीजन मोड पे इसको ब्रेक जब लगती है तो रीजन मोड इसका यूज़ होता है। रीजन मोड का मतलब है जो इसकी गाड़ी की मोटर है एज ए डायनो वर्किंग करना शुरू कर देती है और गाड़ी की स्पीड कम हो जाती है। जब आप रीजन 1, 2, 3 का मतलब है जब आप रीजन 3 पे गाड़ी को चलाओगे तो एक तरह की, जब आप पैडल छोड़ोगे रेस वाला तो गाड़ी धीरे हो जाएगी। और अगर आप ब्रेक भी लगाओगे चलती गाड़ी में, तब भी आपका रीजन मोड ऑटोमेटिक 3rd मोड तक चला जाएगा अगर आपने रीजन 1 भी सिलेक्ट किया हुआ है। लेकिन इसके शू पैड नहीं यूज होंगे जब तक आप इमरजेंसी ब्रेक ना लगाओ। इमरजेंसी का मतलब जब आपको गाड़ी को पूरा स्टिल करना है तभी इसके शू पैड यूज होते हैं। इट मीन्स, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपकी गाड़ी के शू पैड तो घिसते ही नहीं है, आपको 90% ब्रेकिंग इसकी रीजन से ही मिल रही है, तो आपके शू पैड की लाइफ बहुत ही ज़्यादा होने वाली है।
एज कम्पेयर टू अदर गाड़ी, जितनी दूसरी गाड़ियां हैं उसके मुकाबले में इसके शू पैड्स कभी भी नहीं घिसेंगे। मैं ये कहता हूँ 10 टाइम्स इसकी लाइफ दूसरी गाड़ियों से अधिक होगी, बिकॉज ये यूज ही नहीं होते। ठीक है, तो समर्स में और विंटर्स में क्या इसकी रेंज डिफर करेगी? जी हाँ, ये हैरानी वाली बात है। दूसरी बात जो आपने कही है इसकी रेंज के बारे में, तो रेंज इसकी, जैसे कि हम दूसरी गाड़ियां चलाती हैं उसमें हम सर्दियों में उसकी रेंज हमें ज़्यादा मिलती है, गर्मियों में उसकी रेंज हमें कम मिलती है, बिकॉज गर्मियों में उसके एसीज चलते हैं। तो इसमें उल्टा है, इसमें अगर हम एसी चलाते हैं विजावज इसका हीटर चलाते हैं तो रेंज एसी की ज़्यादा मिलेगी। हीटर में इसकी रेंज का बहुत ज़्यादा डिफरेंस मिलता है मुझे। मैं आपको ये कहूँ कि अगर मैं हीटर चलाता हूँ, ओवरऑल गाड़ी अगर 300 किलोमीटर चलती हो, हीटर चलाते वक्त इसकी रेंज अराउंड 40 से 50 किलोमीटर कम हो जाती है, मतलब 260 पे पहुंच जाएगी। लेकिन अगर मैं गाड़ी का एसी चलाता हूं तो 300 के मुकाबले गाड़ी की रेंज अराउंड 270-280 तक मिल जाती है मुझे। तो ये बहुत ही बड़ी सरप्राइजिंग फैक्टर हुआ मेरे लिए कि सर्दियों में ये ज़्यादा कंज्यूम करेगी, गर्मियों में कम कंज्यूम करेगी बैटरी को। और अब रेंज की बात ही कर रहे हैं तो मैं एक और चीज़ से मुझे भी सरप्राइज लगा था कि जब आप गाड़ी को हाईवे पे चलाते हो तो इसकी रेंज कम होती है रादर देन जब इसको आप सिटी में चलाते हो, जबकि दूसरी गाड़ियों में इसका बिल्कुल उलट होता है कि सिटी में उसकी रेंज कम होती है, हाईवे पे ज़्यादा मिलती है। और इम्प्रूवमेंट कहाँ हो सकती है इस गाड़ी में? देखिए, इम्प्रूवमेंट की बात करें अगर हम, गाड़ी में क्या क्या चीज़ें नई और ऐड की जा सकती थी या इसको और क्या क्या चीज़ें ऐसी जो इसमें इम्प्रूव की जा सकती है, सबसे बड़ा फैक्टर है जो इसका V2L वाला फीचर इसमें नहीं है, जो कि BYD और किया की EV गाड़ी में दिया गया है। V2L का मतलब जिन दर्शकों को नहीं पता मैं बता दूं कि जैसे गाड़ी अभी आपके घर पे खड़ी है तो इसमें इसी की बैटरी को, HV बैटरीज को यूज़ करके एक इन्वर्टर अंदर लगा दिया गया और आपको 220 वोल्ट्स की आउटपुट दी गई है, जिससे कि आप अपने घर का पूरा लोड चला सकते हो। अराउंड 1.52 किलोवाट तक का लोड आप उस गाड़ी पे चला सकते हो। आपके घर पे इन्वर्टर नहीं है, जनरेटर नहीं है, पावर चली गई तो आप उसको एज ए इन्वर्टर गाड़ी को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें नहीं है। अब आपको एक चीज़ बता दूं, मैं ये चीज़ मैंने खुद एक्सपेरिमेंट करके देखी। आप एक मेरी पिछली वीडियो पे जाएंगे, देखेंगे, जिस पे मैंने इसी गाड़ी पे आपको 500 वॉट्स का एक इन्वर्टर लगा के उससे लोड अराउंड 40 आवर्स तक हमारी वो घर का लोड इस गाड़ी ने उठाया है। मतलब कहने का कि अगर मैं इस गाड़ी को एक बार फुल चार्ज कर दूं और इसमें इन्वर्टर रख दूं, टेम्परेरी बेसिस पे भी चला के मैंने देखा था, बहुत अच्छी उसकी फंक्शनिंग हो रही थी, तो उसको मैं यूज़ कर सकता हूँ, जो कि शायद बहुत बड़ी बात नहीं थी। अगर मैं कर सकता हूँ तो कंपनी भी बड़े आराम से वो फीचर इसमें दे सकती थी जो मिसिंग है। दूसरी बात इम्प्रूवमेंट की अगर आप बात करो, इसमें मेरे को इसकी हेडलैम्प्स की क्वालिटी या कह लें परफॉर्मेंस बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। आप कह सकते हो 50% ही इसकी यूजेस होती है, बिकॉज हाईवे पे अगर मैं गाड़ी 100 पे रात को चलाना चाहूँ तो मेरे को दिक्कत आती है। जो इसके 50 वॉट्स के बल्ब लगे हुए हैं, नॉर्मल कन्वेंशनल बल्ब, इनकी रोशनी इतनी नहीं थी, तो मैंने इसमें ओसराम के 25 वॉट के बल्ब, LED बल्ब लगाया और उससे इसकी परफॉर्मेंस 2 टाइम्स हो गई। अब मुझे कोई दिक्कत नहीं आती हाईवे पे गाड़ी चलाने के लिए, जो कि बहुत छोटी सी बात है। इनको इन चीज़ों के लिए टाटा को कंसिडर करना पड़ेगा कि वो कैसे ये चीज़ें इंप्रूव करे, जो कि एक आम यूज़र को दिक्कत आ रही है, जो कि इतनी बड़ी बात नहीं है। तो और एक, अगर आप इम्प्रूवमेंट की बात करें तो मेरे को इसकी गाड़ी का हॉर्न फंक्शनिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। रीजन बिंग कि बहुत ज़्यादा टाइट, आप देखें अब मैं कितना जोर लगा रहा हूँ, आपको शायद कैमरे में नहीं दिख रहा होगा। सेंटर से ट्राई किया मैंने, इस साइड से ट्राई किया, नहीं चल रहा। अब मैंने यहाँ से इसको हॉर्न मारना शुरू किया, जो कि शायद थोड़ा बहुत ईजी लग रहा है मुझे, बट ये फंक्शन इसका रादर देन इसको ईजी यहाँ से देते सेंटर से तो ज़्यादा बेटर था। क्योंकि गाड़ी चलाते वक्त अगर आप यहाँ पर्टिकुलर हाथ रखोगे, ये भी दब सकता है, ये भी दब सकता है, तो आपका ध्यान यही रहता है कि हॉर्न ठीक जगह से चल रहा है नहीं चल रहा है। यहाँ से इजीली होना चाहिए था हॉर्न की फंक्शनिंग, जो कि शायद इंप्रूव कर सकती है कंपनी। और दूसरी बात, ये जो आपको स्विच दिख रहा है, ये मोड्स चेंज करने के लिए, पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल एंड देन ड्राइव। तो इसको चेंज करने के लिए मुझे पहले ब्रेक लगा के, आप देखें कितना टाइम लगता है, इसको ड्राइव पे लेके जाता हूँ, फिर इसको अगर मेरे को रिवर्स करना है ऐसे लेके जाऊंगा। एक तरफ मैं अगर गाड़ी चला रहा हूँ सिटी के अंदर गाड़ी चला रहा हूँ, तो मेरे को अगर रश है गाड़ी में, बार बार आगे पीछे करना पड़ रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। वैसे भी इसमें लैगिंग बहुत ज़्यादा है स्विच में। अब देखें आप, मैंने ड्राइव पे किया है, फिर इसको लेके आऊँगा मैं रिवर्स पे,
तो काफ़ी टाइम लगता है। देखने के लिए तो अच्छा लग रहा है, लेकिन इसमें इसकी बजाय अगर सिंपल लीवर दे देते कि ये लीवर से मैंने इसको ये रिवर्स पे कर दिया, ये पार्किंग है, तो वो ज़्यादा बेटर होता, ड्राइव करते हुए ज़्यादा ईजी लगता है। ये थोड़ा सा टफ है इसको हैंडल करना, तो ये चीज़ इंप्रूव की जा सकती है अगले मॉडल में जी। एक। शायद इसका मैन्युफैक्चरिंग डिज़ाइन में मेरे को लग रहा है शायद वो चीज़ चेंज हो सकती है, जैसे दूसरी गाड़ियों में भी है कि इसकी बैटरीज गाड़ी के नीचे लगी हुई हैं, इसकी सीट्स के नीचे बैटरी लगी हुई है, और इसका ये कन्वर्टर चार्जर यहाँ ये वाला सर्किट आप देखें ध्यान से, ये लगा हुआ है। और कुछ वायर्स आप देख रहे हैं डीसी वायर्स, वो देखिए ये ऑरेंज कलर की वायर्स आ रही हैं पीछे से, और ये जो दो वायर्स आपको दिख रही हैं, ये दो वायर्स, ऐसी ही दो वायर्स इसके नीचे से होते हुए ये जहां चार्जिंग पॉइंट है गाड़ी का, इस जगह पे आ रही है नीचे नीचे से। अब ये देखें यहां से वायर्स ये कन्वर्टर से सर्किट से होते हुए इधर पीछे जा रही हैं। आप ध्यान से देखें, ये वायर्स उधर पीछे चली गई हैं जहां पे हमने चार्जिंग लगानी है। ये चार्ज यहाँ से जब हम लगाते हैं तो ये डीसी गन लगाते हैं या दूसरा चार्जर भी घर वाला लगाते हैं, तो यहीं से ये कैरी करके लेके जाती है। तो इस डिज़ाइन के हिसाब से इसकी बैटरी नीचे लगी हुई है, आपने यहाँ से वायर्स लेके वहाँ तक दे दिए पीछे, रादर देन चार्जिंग पॉइंट यहाँ लगाते। अगर आप इसको आगे लगा देते तो बड़ा फ़ायदा होना था इस चीज़ का कि हमारी जो जितनी डीसी वायर्स इसके होते हुए पीछे से नीचे जा रही हैं वो आगे आगे रहती, तो जैसे रैट्स वगैरह आके काट देते हैं वायर को, वो चांस नहीं होते, या कभी गाड़ी नीचे से लग जाती है तो चांसेस काफ़ी कम होते कि आपकी डीसी वायर ख़राब हो। तो इतनी सारी केबल्स आप देखें जो कि ओपनली जा रही हैं, इसका कवर किया हुआ ऊपर से। अब अगर गाड़ी के अंदर कोई चूहा घुस जाता है तो बहुत बड़ी समस्या आने वाली है। उसके लिए मैंने पहले ही दिन गाड़ी में ये कार कैट वाली किट एक लगाई थी जो कि अल्ट्रासाउंड बेस्ड है। इसमें सिंपल 2 वायर्स निकलती हैं जो कि आपको गाड़ी के ऑक्सिलरी बैटरी में पॉजिटिव और नेगेटिव दे देनी है, साथ में फ्यूज़ लगा हुआ है। इसके ऊपर मैंने अलग से एक वीडियो भी बना रखी है, आप मेरी वीडियोस में जाएंगे तो रैट्स के ऊपर एक वीडियो है, उस पर आप इसको देख सकते हैं कि कैसे वर्किंग करता है। तो अब हम अपनी बात को कंक्लूड करते हैं कि ये गाड़ी किस किस के लिए बनी है या लेनी चाहिए। तो अगर आप सिटी के अंदर रहते हो, आपका ऑफिस अराउंड रश आवर्स में आपको अराउंड आधा पौना घंटा जाने के लिए लगता है, आधा पौना घंटा आने के लिए लगता है, मेट्रोज़ में लाइक गुड़गांव, बेंगलोर, तो आपको ये गाड़ी बहुत ही ज़्यादा सूट करेगी। एक तो गाड़ी चलाने में बड़ा मज़ा आएगा सिटी के अंदर रश में, दूसरा आपको रेंज की कोई दिक्कत नहीं होगी, आप घर पे ही इसको चार्ज करो और नेक्स्ट डे आप गाड़ी को ले जा सकते हो। दूसरी रही बात हाईवे पे जिन लोगों को ज़्यादा जाना पड़ता है, या तो वो अप डाउन 200 किलोमीटर 250 किलोमीटर तक भी आप जा सकते हो, लेकिन आपको वहाँ रुक के वहाँ चार्ज करानी पड़ेगी, या रात को अगर आपने रुकना है तो पूरी रात आप उसको चार्जिंग पे लगाओ फिर नेक्स्ट डे आ जाओ, तो आपके लिए सूटेबल है। या जिनका ऑफिस घर से 100-200 किलोमीटर दूर है और उनको रोज़ ऑफिस जाना पड़ेगा, वो अपने ऑफिस में 7.5 किलोवाट का एक चार्जर आता है जो कि नेक्सॉन EV मैक्स के साथ मिलता है, वो चार्जर अपने ऑफिस में लगाएं, फिर ये गाड़ी आप बड़े आराम से यूज़ कर सकते हैं। बाकी रही बात गाड़ी की, अगर आप गाड़ी लेते हो तो ये सोच दिमाग में एंग्जाइटी वाली जो बनती है कि यार रेंज कम है, इसकी दिक्कत आएगी, वो अगर आपको पता है कि आपने इतना चलना है तो बिल्कुल भी आपको दिक्कत वाली बात नहीं होगी। आप इनफैक्ट ज़्यादा एंजॉय करोगे इस गाड़ी को। हाँ, 2-3 चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ता है, जैसे आप गाड़ी की हाईवे पे स्पीड 80 के अराउंड रखें, उसको क्रूज़ कंट्रोल पे चलाने की ट्राई करें सो दैट आपको एवरेज अच्छी मिले, और अपने घर पे आपको जो छोटा चार्जर 3.2 किलोवाट का मिला है, ट्राई करें कि गाड़ी मैक्सिमम उसी से चार्ज करें। यस, इसको इन बिटवीन एक बार गाड़ी को फुल चार्ज जरूर करें 100% तक। अगर आपने 2-3 बार चार्जिंग कर ली है 70-80% पे, सो दैट गाड़ी के सेल की रीबैलेंसिंग हो सके, उससे आपको रेंज अच्छी मिलेगी। तो मेन कंक्लूजन ये निकलता है कि ये गाड़ी उन लोगों के लिए बनी है जिनको शायद जॉब करने वाले, जिनकी बिजनेसमैन को जैसे भागना पड़ता है कभी इधर कभी उधर, तो शायद उनको ये सूट ना करे। यस, जिनकी ड्राइव डिपेंडेंट होती है कि हाँ जी मैंने 100 किलोमीटर ही जाना है या 200 किलोमीटर जाना है उसके बाद वापस आ जाना, उनके लिए गाड़ी ये वरदान साबित होगी। तो फ्रेंड्स, होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो के बारे में जो भी आपको कमेंट्स होंगे, आपके
गाड़ी के बारे में काइंडली मुझे कमेंट पास ऑन करें, सो दैट मैं आपको इसका आगे ऐसे ही रिप्लाई करता रहूं। और काइंडली मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, सो दैट मैं ऐसी ही और वीडियोस आपके सामने लाता रहूं। थैंक यू।